औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मियोसिस। तो मियोसिस या रिडक्शन डिवीज़न सबसे हम पहले देखते हैं कि मियोसिस या रिडक्शन डिवीज़न क्या होती है। तो मियोसिस या रिडक्शन डिवीज़न ये सेल की डिवीज़न का एक ऐसा तरीका है जिसमें डॉटर सेल्स में या नए बनने वाले सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद ओरिजिनल सेल्स की तादाद से आधी रह जाती है, या दूसरे अल्फाज में मियोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीज़न है जिसमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं वो हिप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम में तब्दील हो जाते हैं। ये जो है रिडक्शन डिवीज़न ये सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर होती है, यानी स्पर्म और एग बनने के टाइम पर, और ये बाकी सेल्स में नहीं होती। तो मियोसिस जो है ये रिडक्शन डिवीज़न जो है इसके दो स्टेप्स हैं। मियोसिस 1 जो मियोटिक डिवीज़न कहलाती है, जो असल रिडक्शन डिवीज़न है जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में हाफ हो जाता है, और दूसरी मियोसिस 2 है जो कि माइटोसिस की तरह होती है, और इन दोनों के नतीजे में 4 सेल बनते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है ओरिजिनल पेरेंट सेल्स की निस्बत आधा हो चुका होता है। तो मियोसिस 1 जो है उसमें भी जो है वो 4 स्टेप्स होते हैं। पहला प्रोफेज़ 1, दूसरा मेटाफेज़ 1, तीसरा एनाफेज़ 1 और चौथा टीलोफेज़ 1। लेकिन इसमें जो प्रोफेज़ 1 है वो लॉन्गेस्ट फेज़ है मियोसिस का, और इसको आगे हम फिर 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो प्रोफेज़ 1 जो है उसका पहला हिस्सा जो है वो लेप्टोटीन है, दूसरा ज़ाइगोटीन है, तीसरा पैकिटीन, चौथा डिप्लोटीन और पांचवा डाइकाइनेसिस। तो लेप्टोटीन जो है उसमें क्या होता है हम देखते हैं। तो लेप्टोटीन में क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमोसोम का जो जाल है वो क्वाइल होना और मोटा होना शुरू हो जाता है ताकि क्रोमेटिड बना सके। सेंट्रियोल्स जो हैं डिवाइड हो जाते हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। न्यूक्लियस का सेल बढ़ना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। क्रोमोसोम ऑफ हर टाइप जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, यानी कि अगर इंसान में 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है तो वो अपने आप को 23 पेयर्स में अरेंज कर लेंगे। दो तरह के जो क्रोमोसोम हैं वो इकट्ठे आ जाएंगे। एक तरह के दो क्रोमोसोम आपस में करीब आके पेयर अप हो जाएंगे इसको, और ये जो है फ्यू आवर्स के अंदर ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। फिर प्रोफेज़ 1 की दूसरी जो स्टेज है वो ज़ाइगोटीन है। उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर होना शुरू हो जाएंगे लेकिन फ्यूज़ नहीं होंगे, और ये पेयर का फॉर्म होना या चारों क्रोमेटिड्स का इकट्ठा एक ही लाइन अप होना जो है वो सिनेप्सिस कहलाता है। सिनेप्सिस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो क्रोमोसोम होते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, यानी जो इनकी शेप जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से मैच करती है। पेयरिंग जो है वो हाईली स्पेसिफिक होती है। ईच पेयर्ड कम्प्लेक्स जो है वो बाइवेलेंट या टेट्राड कहलाता है। इसमें 4 जो हैं वो क्रोमेटिड्स होते हैं। तीसरी जो स्टेज है वो पैकिटीन है। ये भी कम्प्लेक्स स्टेज ऑफ प्रोफेज़ 1 है, और इसमें सिनेप्सिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। क्रोमोसोम जो हैं वो मज़ीद थिक मोटे हो जाते हैं और टाइटली कॉइल्ड हो जाते हैं, और ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो अब टेट्राड कहलाता है या बाइवेलेंट कहलाता है, यानी 2 क्रोमोसोम आपस में क्लोजली अटैच हो जाते हैं। ड्यूरिंग टेट्राड फॉर्मेशन ओवरलैपिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड टेक प्लेस। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ये एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो आपस में अपने पार्ट्स चेंज करते हैं। इन क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम टेक प्लेस। क्रॉसिंग ओवर इज़ डन बाय क्याज़मेटा फॉर्मेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी एक क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड है वो दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड से अपने पार्ट्स चेंज करेगा
एक ही क्रोमोसोम के दोनों जो हैं क्रोमेटिड्स वो अपने पार्ट्स चेंज नहीं करेंगे, बल्कि एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम का और दूसरा क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम का वो आपस में कुछ पार्ट्स या जीन्स जो हैं वो क्रॉस की शक्ल में चेंज करेंगे, और वो जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनेगा वो क्याज़मेटा कहलाता है। ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एक सिनेप्सिस क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है और क्याज़मेटा क्या होता है। When chromosome crossing over is complete, it is the end of पैकिटीन। तो जब ये क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाती है तो ये पैकिटीन का एंड कहलाता है। ये पैकिटीन स्टेज है जो कि मैनी मंथ्स और कई सालों तक भी खड़ी रहती है। इसमें सेल जो है वो रेस्ट में चला जाता है। सेल कैन कीज मियोसिस फॉर सम टाइम एट दिस स्टेज। इस स्टेज पर सेल मियोसिस को कुछ अरसे के लिए रोक भी सकता है। अब हम देखते हैं कि क्याज़मेटा क्या होते हैं। क्या ईच जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम जो अपने पार्टनर होमोलोग को स्पेसिफिक अटैचमेंट पॉइंट्स पर रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है और वहाँ उनसे पेयरिंग बनाता है। उन पॉइंट्स को क्याज़मेटा कहते हैं। एज क्याज़मेटा फॉर्मेशन इज़ कंप्लीट क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट। जब वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं इन पॉइंट्स पर तो फिर क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाती है, जैसा कि डायग्राम्स में दिखाया हुआ है। बुक वाली डायग्राम्स आपने अच्छी तरह से देख लेनी है। फिर है चौथी स्टेज जो है वो है डिप्लोटीन। ड्यूरिंग डिप्लोटीन पेयर्ड क्रोमोसोम जो हैं वो अलग होना शुरू हो जाते हैं, और लेकिन जो क्याज़मेटा क्रोमेटिड्स जो हैं वो दूसरे से दूर हो जाते हैं और विजिबल हो जाते हैं, लेकिन क्याज़मेटा के पॉइंट पर वो आपस में जुड़े रहते हैं। और क्याज़मेटा जो है वो सेपरेशन ऑफ रिपल्शन की वजह से क्लियर नज़र आते हैं। लास्ट स्टेज जो है वो डाइकाइनेसिस है। ड्यूरिंग डाइकाइनेसिस सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो वन पॉइंट पर जुड़े रहते हैं, और ख़ास तौर पर एंड्स पर। और क्वाइलिंग जो है अगेन टेट्राड अपीयर, और उनकी शक्ल जो है वो टेट्राड की फॉर्म में ही होती है। न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। माइटोटिक अपरेटस जो है वो बनना शुरू हो जाता है, और मेटाफेज की तरफ सेल जाना शुरू हो जाता है। अब दूसरी स्टेज जो है हम देखते हैं मेटाफेज 1। ड्यूरिंग मेटाफेज 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरह डिसअपीयर हो जाती है। क्रोमोसोम जो हैं वो इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं, लेकिन वो 4 की फॉर्म में ही होते हैं, और सेंट्रोमियर या क्राइनेटोकोर के ज़रिए स्पिंडल पर अटैच हो जाते हैं। स्पिंडल फॉर्मेशन आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। उसके बाद एनाफेज 1 है। एक्चुअली दिस स्टेज जो है ये रिडक्शन डिवीजन है। असल रिडक्शन डिवीजन यहीं होती है। यहाँ पर जो है क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड ब्रेक होने की बजाय सिर्फ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम में जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, और एक होमोलोगस पेयर का एक मेंबर जो है वो एक पोल की तरफ और दूसरा जो है वो दूसरे पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। तो आधे टेट्राड्स जो हैं वो एक पोल की तरफ जाते हैं और दूसरे आधे दूसरी तरफ। इस तरह से रिज़ल्ट में जो है क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है, और इसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अलग नहीं होते। टीलोफेज 1 में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो हैं वो अपोजिट पोल के करीब पहुंच जाते हैं। न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाती हैं, और ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ हैप्लॉयड एन में चेंज कर देते हैं। और उसके बाद जो है वो जो है साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस के बाद शुरू होती है, और रिज़ल्ट में 2 हाफ नंबर वाले सेल बन जाते हैं। और एनिमल सेल में जो है वो सेंटर में इन्वेजिनेशन से होते हैं, और प्लांट्स में जो है वो प्लेट फॉर्मेशन से होता है। उसके बाद हम देखते हैं मियोसिस 2 में क्या होता है। मियोसिस 2 में भी 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। और लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे माइटोसिस होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि प्रोफेज 2 में क्या होता है, माइटोटिक अपरेटस जो है दोबारा बनना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
और न्यूक्लियोलाई दोबारा डिसअपियर हो जाते हैं। मेटाफेज 2 में हर क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर के साथ इक्वेटोरियल प्लेट पर या सेंटर में आकर अटैच हो जाता है। एनाफेज 2 में जो है सिस्टर क्रोमाटिड जो हैं वो दरमियान से टूटकर अलग अलग हो जाते हैं और दोनों पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं, लाइक माइटोसिस। टेलोफेज 2 में क्या होता है कि क्रोमाटिड्स जो हैं वो अपोजिट पोल के करीब पहुंच जाते हैं और उसके साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और रिज़ल्ट में 4 हैप्लॉइड नंबर वाले सेल बनते हैं जो कि मैचुरेशन के बाद गैमीट्स में चेंज हो जाते हैं, स्पर्म्स और एग्स में। अब हम देखते हैं कि मियोसिस की सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या है। फॉलोइंग पॉइंट्स आउटलाइन एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। नंबर 1, maintenance of chromosome number. By meiosis, the number of chromosomes remain constant in successive generations, that is gamete formation. By meiosis will fuse to form zygote of diploid number. New offspring thus formed are diploid. Number 2, genetic variation. Meiosis results into new combination of genes due to which a huge variability is provided to crossing over. Hence, due to meiosis, these variation provide a raw material for evolution. तीसरा फ़ायदा क्या है कि कंपिटेंट जीनोटाइप है, वो जीन जो हैं वो सर्वाइव करते हैं इन्वायरमेंट में। फिर रैंडम असॉर्टमेंट है। ड्यूरिंग एनाफेज सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इस रैंडम अचानक होती है बगैर तरतीब के और इस वजह से बहुत ज़्यादा वैरायटी पैदा होती है गैमीट्स की। कैंसर, माइटोटिक एरर। माइटोटिक डिवीजन में अगर कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाता है तो उसके नतीजे में बेतहाशा सेल बनने शुरू हो जाते हैं और ये सेल चूँकि बॉडी को नहीं चाहिए होते इसलिए इनको बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाएं तो ये जो हैं बीमारियां पैदा करते हैं जिसे कैंसर कहते हैं। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड एज कैंसर। तो डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड कैंसरियस सेल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल सेल्स में और कैंसर वाले सेल्स में क्या फ़र्क होता है। तो कैंसर वाले सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो हाई होती है, जबकि नॉर्मल सेल्स में साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस रेशो कम होती है। इसमें प्रोमिनेंट कैंसर वाले सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई होता है, जबकि नॉर्मल सेल में न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है लेकिन न्यूक्लियोलाई प्रोमिनेंट नहीं होता। कैंसर वाले सेल में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और माइटोसिस होती है, जबकि नॉर्मल सेल में कंट्रोल्ड ग्रोथ और माइटोसिस होती है। कैंसर सेल्स जो हैं डिसऑर्गेनाइज होते हैं और मल्टी लेयर्ड होते हैं, जबकि नॉर्मल सेल ऑर्गेनाइज्ड लेयर में होते हैं। कैंसर सेल नॉन डिफरेंशिएटेड होते हैं, जबकि नॉर्मल सेल डिफरेंशिएटेड होते हैं। अब हम देखते हैं कि कैंसर की काजेज़ क्या हैं। देयर आर जनरली सो मैनी काजेज़ ऑफ कैंसर बट टेक प्लेस 2 पॉइंट्स। एक म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल की वजह से होता है, दूसरा म्यूटेशन इन जीन में होता है, तीसरा म्यूटाजेनिक कार्सिनोजेंस, अल्कोहल, टोबैको वगैरह, चौथा हेरिडिटी काजेज़ की वजह से होता है, पांचवा अमीनो डेफिशिएंसी की वजह से होता है, छठा जो है वो कैंसर जो है वो कम्युलेशन ऑफ Q3 to 20 म्यूटेशन इन जीन की वजह से होता है जो कि सेल डिवीजन को रेगुलेट करती है। यानी वो जीन्स जो सेल डिवीजन को रेगुलेट करते हैं उनमें अगर कोई म्यूटेशन हो जाती है तो फिर वो कैंसर सेल में 2 बेसिक चेंजेस पैदा करती है। नंबर 1, the metastatic cell break their contact with other cells and overcome the restriction on cell movement provided by basal lamina and other barrier to invade other tissues। सबसे पहले जो कैंसर वाले सेल हैं वो दूसरे सेल के साथ अपना कंटेक्ट तोड़ देते हैं और दूसरे सेल्स उनको फैलने से रोकने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस पैदा करते हैं उनको ये ख़त्म करके दूसरे टिश्यू पर हमलावर होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम पैदा होती है वो ये है कि दे प्रोलिफरेट, वो तेज़ी से फैलते हैं अनलिमिटेड विदाउट माइंडिंग द चेक्स और प्रोग्राम्स ऑफ द बॉडी। वो बॉडी के चेक्स पॉइंट्स को ख़ातर में नहीं लाते और बेतहाशा सेल में अपने साइज़ में भी और तादाद में भी इजाफ़ा करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है ट्यूमर्स या रसौलियाँ।
In the body, a cancer cell divide to form an abnormal mass or swelling cells called a tumor. टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स क्या हैं? 2 तरह की होती हैं, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड होती है और स्मॉल साइज़ की होती है, लोकलाइज्ड होती है, डज नॉट इन्वेड एडजेसेंट टिश्यू, नॉन मेटास्टेसिस, दूसरे टिश्यू में फैलती नहीं और अपनी जगह पर पड़ी रहती है, और ये ज़्यादा लीथल नहीं होती और ये थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट पैदा करती है और इसकी क्योर जो इलाज बहुत ईजी है। मैलिग्नेंट ट्यूमर या जो कैंसर है वो तेज़ी से फैलती है और इर्द गिर्द के टिश्यू में फैल जाती है और न्यू ब्लड वेसल्स के अंदर पैदा हो जाती है और मेटास्टेसिस करती है, जिसके ज़रिए ये नई नई जगहों पर जाकर इसके सेल टूटकर ब्लड के अंदर शामिल होकर नई नई जगहों पर जाकर ट्यूमर्स बनाना शुरू कर देते हैं। दे डू मेटास्टेसिस बाय मेकिंग देयर वे अक्रॉस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स and into a blood or lymphatic vessel. Hence they enter blood vascular system and set up areas of proliferation, dividing away from their sites of original position. Such tumor causes dangerous, lethal and destructive effects. Treatment is rather difficult than benign tumor. आगे है नॉन डिसजंक्शन या मियोटिक एरर। वो माइटोसिस का प्रॉब्लम थे, अब मियोसिस में जो प्रॉब्लम पैदा होते हैं। मियोसिस में जो प्रॉब्लम पैदा होते हैं वो ज़्यादातर नॉन डिसजंक्शन के होते हैं, जिसका मतलब है ये है कि क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे से अलहदा नहीं हो सकते और 2 क्रोमोसोम इकट्ठे एक डॉटर सेल में चले जाते हैं या एक डॉटर सेल जो है वो खाली रह जाता है। So abnormality in which during meiosis chromosomes fail to segregate or separate during anaphase and telophase, hence equal distribution of chromosome among daughter nuclei does not take place, is called non-disjunction, or unequal distribution of chromosome during anaphase and telophase. तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन इन गैमीट्स देयर मे बी एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देन नॉर्मल n+1, or there may be a less number of chromosome n-1. If such gametes unite with the normal gamete sperm, the resulting zygote will have a chromosomal abnormality. तो जो नया बच्चा पैदा होगा उसके अंदर abnormality होगी। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म में मौजूद होगा या उसमें एक क्रोमोसोम पूरा का पूरा मिसिंग होगा। Result may be serious in the form of either physical, social or mental disorders. ये सामने डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिसजंक्शंस, 3 इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। डाउन सिंड्रोम, ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन, लाइनीफल्टर सिंड्रोम, सेक्स क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन, टर्नर सिंड्रोम, सेक्स क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ये आमतौर पर मोंगोलॉइड आईडीसी कहलाती है या मैंगोलिज्म कहलाता है। ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है जो कि क्रोमोसोम की तादाद 2n+1 कर देता है और ये जो है ऑटोसोम नंबर 21 में होती है। तो क्रोमोसोम नंबर 21 जो है उसमें से बाज़ का वो डिसजंक्शन नहीं कर सकता और दोनों जो है इकट्ठे एक में चले जाते हैं। जब उसकी फर्टिलाइजेशन होती है तो उसमें जो है वो 46 की बजाय 47 क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम पैदा होते हैं? उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है और ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो है वो डिफेक्टिव डेवलप होता है, मेंटल रिटार्डेशन होती है, ज़हनी लिहाज से वो मैच्योर नहीं होते और प्रोट्रूडिंग टंग, उनकी ज़ुबान बाहर को निकली होती है, फेस जो है वो फ्लैट और ब्रॉड होता है और आइज़ जो हैं वो स्क्विंट होती हैं, भींगापन होता है और आँखों की स्किन जो है कोनों से अंदर को मुड़ी हुई होती है और उनकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा एज जो है वो 16 साल तक हो सकती है। इनकी पैदा होने की रेशो जो है वो 1000 में से 10,000 में 14 बच्चे ऐसे हो सकते हैं
और अगर मदर की एज जो है 40 साल से ऊपर हो तो ये 100 में 10 बच्चे भी हो सकते हैं। और अगर मदर की एज 45 से ऊपर हो तो 100 में से 3 बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। दूसरी जो बीमारी है वो है लाइनीफेल्टर सिंड्रोम। ये जो है इसमें मेल में होता है और सेक्स क्रोमोसोम की डिसजंक्शन से होता है। इसमें भी 47 क्रोमोसोम होते हैं, 44 ऑटोसोम और XXY। तो 48 क्रोमोसोम जो हैं वो भी पाए जाते हैं, जिसमें 44 ऑटोसोम होंगे और 3 X और 1 Y होगा। 47 क्रोमोसोम भी होते हैं, जिसमें 44 ऑटोसोम और 1 X और 2 Y होंगे। 49 क्रोमोसोम भी हो सकते हैं, जिसमें 44 ऑटोसोम और 4 X और 1 Y हो सकता है। तो फिनोटिपिकली जो है ये मेल ही नज़र आते हैं, लेकिन उनकी ब्रेस्ट नॉर्मल से बड़ी होती हैं, उनमें टालनेस ज़्यादा होती है, मोटापा ज़्यादा होता है और स्टेरिलिटी होती है। वो आगे नए बेबीज़ पैदा नहीं कर सकते। उनके टेस्टिस स्मॉल होते हैं, उनमें स्पर्म नहीं होते और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स भी नहीं होते। इसके पैदा होने की रेशो जो है 1/1500 है। उसके बाद लास्ट जो है वो है टर्नर सिंड्रोम। ये जो है वो फीमेल का सिंड्रोम है, जिसमें जो है वो क्रोमोसोम की तादाद जो है वो 45 होती है। तो इसमें ऑटोसोम जो है वो 44 होते हैं और इसमें सिंगल X या सिंगल Y प्रेजेंट होता है। ये इंडिविजुअल जो हैं वो ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहते, मोस्टली अबॉर्टेड हो जाते हैं। तो अगर वो ज़िंदा रह जाएं तो उनकी शक्ल सूरत फ़ीमेल की तरह होती है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो छोटा होता है। गर्दन जो है वो उभरी हुई वेब्ड होती है और ओवरीज और जर्म सेल्स मौजूद नहीं होते। उसके बाद एक टेबल है जो बुक में दिया हुआ है, वो बुक में से आपने याद कर लेना है। लास्ट जो है वो है आपका टॉपिक एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस सेल डेथ। बोथ जो हैं ये सेल डेथ के तरीके हैं। एपोप्टोसिस ग्रीक मीन अवे, पोटेसिस फॉलिंग। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। सेल बॉडी के अंदर जो गैर ज़रूरी सेल होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डेथ को चले जाते हैं, या ज़रूरी सेल भी अपनी लाइफ पूरी करने के बाद, काम मुकम्मल करने के बाद डेथ हो जाती है। तो इनको कहते हैं एपोप्टोसिस। इसमें प्रोग्राम इवेंट्स होते हैं और सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक सेलुलर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, जिसके ज़रिए सेल जो है वो सुसाइड कर लेता है या डेथ कर लेता है और सेल की डिस्ट्रक्शन होती है। अब इसका तरीक़ाकार या फिनोमिनन कैसे होता है? इन इट द डाइंग सेल श्रिंक, वो श्रिंक हो जाता है और कंडेंस हो जाता है। ब्लीबिंग होती है, जिसकी वजह से एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनती है, यानी सेल जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फाइनली जो है वो छोटे छोटे पार्ट सेल से अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं और स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड एपोप्टोटिक बॉडीज़ खारिज कर देते हैं। ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ या पोर्शन बनते हैं, ये जो है अदर सेल के जो हैं वो फैगोसाइटोसिस के ज़रिए खा जाते हैं। इंट्रासेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो बाहर नहीं रिलीज़ किए जाते ताकि हार्मफुल इफेक्ट ना हो। प्रोग्रामिंग और प्लानिंग ऑफ सेल्स आर ऑलरेडी प्लान फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। सेल डिवीजन, पैटर्न फॉर्मेशन, डिफरेंशिएशन। पहले से ही सेल जब बनता है तो उसकी किस्मत जो है वो लिखी जा चुकी होती है कि उसने क्या करना है। हर सेल जो है वो प्री डिस्टिनेड होती है अपनी डिफेट के लिए, विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इट हैज़ टू टेक एंड इन विच वे, किसने क्या काम करना है और कैसे करना है। यहाँ तक कि सेल की मौत भी प्रोग्राम्ड होती है। हर सेल डेथ जो है वो ऑर्गेनिज्म में वो डिपेंड करता है वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर सिग्नल्स की वजह से। तो सेल की जो डेथ होती है वो बाहर से सिग्नल मिलने पर होती है या अंदर से सिग्नल मिलने पर होती है। तो बेनिफिट्स ऑफ प्रोग्रामिंग क्या होता है? सेल डेथ प्रोग्रामिंग जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। किस तरह से? नंबर 1, इट हेल्प इन डिलीशन ऑफ होल स्ट्रक्चर टेल ऑफ, जैसे कि ह्यूमन के एम्ब्रियो की टेल का ख़त्म हो जाना, डिजिट्स का दरमियान जो झिल्ली होती है जिसके ज़रिए अंगुलियाँ आपस में जुड़ी होती हैं उसका ख़त्म हो जाना, और इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? ये फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि इंसेक्ट के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें
अंडे से निकलने के बाद पूरा इंसेक्ट बनने तक वो 3-4 मराहिल से गुज़रता है, जिसे अंडा, लार्वा, प्यूपा और फिर अडल्ट कहते हैं। उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो सेल डेथ जो है वो कंट्रोल करती है नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स का, बिकॉज मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन इन ह्यूमन बॉडी डाई ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। दूसरा जो तरीका है सेल डेथ का वो नेक्रोसिस है। नेक्रोसिस क्या है? सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सीडेंटल सेल डेथ। इसमें क्या होता है, सेल जो है पहले वो स्वेल करता है, फिर ब्रस्ट करता है और इंट्रासेलुलर कंटेंट्स जो है रिलीज़ कर देता है। ये कंटेंट्स जो हैं वो बाहर रिलीज़ किए जाते हैं और जो ये इन कंटेंट्स जो हैं ये साथ वाले सेल्स को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और ये इन्फ्लेमेशन या सूजन या बीमारी भी पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, MCQs दिए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, तो वो सारी आपने याद कर लेनी है।